आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नौजवान की, एक ऐसी कहानी की जिसने भारत में क्रांति की आग ही लगा दी। एक ऐसा नाम जो आज भी हिम्मत और कुर्बानी की मिसाल है। तो चलिए इस कहानी को सिर्फ सुनते नहीं हैं, इसे महसूस करते हैं, क्योंकि कुछ कहानियां दिमाग से नहीं, दिल से समझी जाती हैं। और ये कहानी है भगत सिंह के उस बेमिसाल सफर की। तो कहानी शुरू होती है 28 सितंबर 1907 से। जगह है पंजाब का बंगा गांव। यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं था। इसकी सोच, इसके सपने, सब इसकी उम्र से बहुत बहुत आगे थे। सोचिए जरा, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, वो छोटा सा बच्चा जमीन में बंदूकें बो रहा था। जब कोई पूछता तो कहता था, मैं बड़ा होकर अंग्रेजों से लड़ूंगा। ये कोई बच्चों का खेल नहीं था, ये तो उनके आने वाले कल, उनके इरादों का एक खुला ऐलान था। लेकिन एक मासूम बच्चा जिसके मन में देश के लिए इतने बड़े बड़े सपने थे, वो एक पक्का क्रांतिकारी कैसे बना? असल में ये सफर शुरू हुआ एक बहुत ही दर्दनाक हादसे से। एक ऐसा हादसा जिसने पूरे भारत के दिल पर एक गहरा जख्म छोड़ दिया। साल था 1919। जलियांवाला बाग, वो दिन जिसे भारत के इतिहास का सबसे काला दिन कहा जाता है। इस हत्याकांड ने भगत सिंह के दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला। वो उस जगह पर गए और उन्होंने वहां की खून से सनी मिट्टी को एक छोटी सी शीशी में भर लिया और उसे अपने साथ घर ले आए। जरा सोच कर देखिए, वो सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं था, वो हजारों बेगुनाहों की कुर्बानी का सबूत था। और उस मिट्टी को घर लाना असल में एक शपथ की, एक संकल्प की शुरुआत थी। और बस उसी दिन उन्होंने कसम खा ली कि हम अपनी आज़ादी लेकर रहेंगे, चाहे जो हो जाए। यही वो पल था जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन एक स्टूडेंट एक पक्का क्रांतिकारी बन गया, जिसका अब सिर्फ एक ही मकसद था, भारत की आज़ादी। अब भगत सिंह बड़े हो रहे थे और उनके साथ साथ उनके इरादे और भी मजबूत होते जा रहे थे। वो अब सिर्फ एक इंसान नहीं थे, बल्कि खुद क्रांति की एक आवाज बन चुके थे, एक सोच बन चुके थे। उनके काम करने का तरीका देखिए। पहला, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स को निशाना बनाया। यह सिर्फ बदला नहीं था, यह देश के स्वाभिमान का जवाब था। दूसरा, उन्होंने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, पर किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि सोई हुई सरकार को, बहरी हुकूमत को अपनी आवाज सुनाने के लिए। और तीसरा, और यह सबसे अहम है, वो भागे नहीं, उन्होंने जानबूझकर गिरफ्तारी दी ताकि अदालत को ही क्रांति का मंच बनाया जा सके। तो अब कहानी पहुंचती है जेल की सलाखों के पीछे। लेकिन क्या लगता है, जेल की दीवारें भगत सिंह के हौसलों को कैद कर पाईं? बिल्कुल नहीं, बल्कि यहीं पर उनकी असली ताकत, उनकी शारीरिक ताकत नहीं, उनकी सोच की ताकत दुनिया के सामने आई। उनकी लड़ाई जेल में भी चलती रही। उन्होंने वहां भूख हड़ताल शुरू कर दी, अपने लिए नहीं, बल्कि अपने साथी कैदियों के हक के लिए, उनके अधिकारों के लिए। इससे ये बात साफ हो गई कि भगत सिंह सिर्फ बंदूक चलाने वाले क्रांतिकारी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े विचारक थे जो इंसाफ के लिए लड़ रहे थे। और फिर वक्त आगे बढ़ता है। जनवरी 1930 में मुकदमा शुरू हुआ। अक्टूबर 1930 तक सजाए मौत का फैसला आ चुका था और वो दिन मुकर्रर हुआ 23 मार्च 1931। हर एक तारीख उन्हें उस आखिरी कुर्बानी की तरफ ले जा रही थी जो उन्होंने अपने देश के लिए चुनी थी। 23 मार्च 1931, वो तारीख जब हिंदुस्तान ने अपने 3 बहादुर बेटों को खो दिया, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। कहते हैं तीनों हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। और उनके आखिरी शब्द वो आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये आने वाली नस्लों के लिए एक मशाल थी, एक ऐसी आवाज जो आज़ादी और इंसाफ की हर लड़ाई में हमेशा गूंजती रहेगी। तो क्या 23 मार्च 1931 को उनकी कहानी खत्म हो गई? सवाल यह है कि क्या भगत सिंह वाकई में मर गए? क्या किसी के शरीर के खत्म हो जाने से उसकी सोच, उसके विचार भी मर जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भगत सिंह मरे नहीं, वो आज भी जिंदा हैं। हर उस दिल में जो अपने देश के लिए धड़कता है। वो एक इंसान से बढ़कर एक सोच बन गए, एक प्रेरणा बन गए हैं। और हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आज हम जिस आज़ादी में सांस ले रहे हैं, उसकी नींव में भगत सिंह जैसे न जाने कितने ही हीरो का बलिदान है। तो आज हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि इस आज़ादी की कीमत क्या है, और शायद उस कीमत को समझना
उसे याद रखना और उसका सम्मान करना ही भगत सिंह को हमारी सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी।